पहली बात ये है कि रिसेंटली जब उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वाइट हाउस में थे तो मीडिया ब्रीफिंग हो रही थी, तो वहाँ पे आप ये कह लें कि इंडियंस ही एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप दूसरे कंट्रीज़ पे तो आप लोग टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उसके अलावा एशिया के जितने कंट्रीज़ हैं, कि आप लोग रशिया के साथ ट्रेड करेंगे तो हम आप पे टैरिफ इम्पोज करेंगे। तो अमेरिका इटसेल्फ खुद जो है वो दूसरे इंडिया से ज़्यादा ट्रेड जो है वो कर रहा है। इवन के फाइटर जेट्स के पार्ट्स जो हैं वो अमेरिका जो है वो रशिया से ले रहा है। ट्रेड ऑयल जो है इनडायरेक्टली रशिया का अमेरिका जो है वो यूज़ कर रहा है। तो अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहा? तो जिस तरह एक अनपढ़ या जाहिल या इमेच्योर प्रेसिडेंट का आंसर होता है ना, वो ये है कि लेट मी चेक, कि मैं आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट है, दूसरे जो हैं वो कंट्रीज़ की आपको जो है नज़र आ रही है कि वो ट्रेड कर रहे हैं जी, वो उन पे हम लोग टैरिफ इम्पोज करेंगे। खुद का आपको पता नहीं है कि आपकी कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो क्या कर रही है, जो आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो क्या कर रही है। तो ये देखें, आप एक होता है कि आप लोग नेशन बेनिफिट्स के लिए या एक डिप्लोमेटिक मूव में आप लोग इस तरह के डिसीजन लेते हैं, एक होता है पर्सनल ग्रज के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जो ना वो पर्सनल हो रहा है इंडिया के साथ, और क्योंकि उसे समझ आ रही है, पहले उसे ये लगता था कि अब वो ना क्रेडिट लेना चाहता है रशिया की और जो यूक्रेन की वॉर है ना उसको स्टॉप करवाने का, और वो क्रेडिट खुद लेना चाहता है। और पुतिन जो है वो क्रेडिट देना नहीं चाहता, वो कहता है कि मैं रोकूंगा तो सही, क्योंकि यूक्रेन लंबे अरसे तक नहीं चल सकता रशिया के साथ। रशिया अब ये कह लें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी बड़ी मिलिट्री पावर है, तो वो लंबे अरसे तक सर्वाइव तो नहीं कर सकता। पुतिन को भी पता है कि अगर ये इस बात, हाँ, यूक्रेन की और अगर रशिया की वॉर स्टॉप हो जाती है और वो करवा लेता है डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर ये है कि आने वाला टेन्योर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपना सिक्योर कर सकता है। लेकिन ये पुतिन नहीं चाहता कि ये ऐसा करे, क्योंकि पुतिन को ये भी पता है कि उसको इसराइली लॉबी जो है वो सपोर्ट करे। पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था, और अगर आने वाले दिनों में ट्रंप अपनी थर्ड टेन्योर की तरफ चले जाते हैं, वैसे तो नॉर्मली इनकी ये 2 टर्म ही होती है, कंसेक्टिव 2 होती हैं, वैसे ये 3 टर्म्स के लिए यूएस प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रेसिडेंसी जो है वो एंजॉय कर सकता है। तो सबसे बड़ा उसे जो आप ये कह लें कि जिसने बाउला बनाया हुआ है, मेजर रिटायर्ड गौरव वारिया कहता है कि ये बाउला प्रेसिडेंट है दुनिया का जो है। तो ये इसने जो बाउला किया हुआ है ना, और बाउला पंच जो है प्रेसिडेंट का आया हुआ है, वो इस वजह से आया हुआ कि रशिया वॉर रोक क्यों नहीं रहा ट्रंप के साथ। वहाँ पे एग्रेशन उसका चल नहीं रहा, कि उसने बोला कि मैं 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेजी, तो रशिया ने भी जो न्यूक्लियर मिसाइल को जी इंस्टॉल कर लिया कि भाई हम अमेरिका पे यकीन नहीं कर सकते। लेकिन आज का स्टेटमेंट बहुत बड़ा है जी। मैं कहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा स्टेटमेंट आया है, इंडिया इज रेडी फॉर ट्रेड वॉर। आज नरेंद्र मोदी ने बोला है कि ना हम अपने किसानों के साथ, ना हम अपने मछुआरों के साथ, और ना लाइफ स्टॉक जो एनिमल को पालन पोषण करते हैं, हम किसी के भी हक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं तैयार हूँ, अब मैं तैयार हूँ, मुझे इसके लिए पर्सनल कॉस्ट भी पे करना पड़ेगी, फिर भी मैं तैयार हूँ। तो ये बिटवीन द लाइन जो है कि पर्सनल कॉस्ट भी पे करना पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि ट्रंप को इनकार करना। इंडिया यूएस के साथ नहीं खड़ा हुआ, इतना प्रेशर आने के बाद भी वो नहीं खड़ा हो रहा है एंड स्टिल अपनी बात पे है। लेकिन ये क्या कॉस्ट नरेंद्र मोदी को पे करनी पड़ेगी, जो आज उन्होंने अपनी इंडियन अवाम को बोला है कि मैं तैयार हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मोदी जी के टैरिफ के बढ़ने को लेकर स्टेटमेंट के बारे में। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भारत कभी भी अपने फार्मर्स के अधिकारों और उनके कामकाज के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। यूएसए में ज़्यादातर ट्रेड ना डेयरी प्रोडक्ट्स, मछली पालन और फसलों वगैरह का होता है। तो 50% का टैरिफ बढ़ने से वही लोग सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होंगे। तो भारत ने ये बयान दिया है कि भाई ट्रंप के इस टैरिफ को बढ़ाने से भारत डरने वाला नहीं है, चाहे इसके लिए उसको व्यक्तिगत रूप से कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। ये आज़ाद भारत है और आज़ादी से फैसले लेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोगों का इस बारे में क्या कहना है। देखें, इंडिया जो है ना, इंडिया ने पहले ईरान में, अभी ये जो ईरान इसराइल वॉर चल रही थी ना, ईरान में पहले उन्होंने, जब ईरान में इनकलाब से पहले बादशाह थी, और बादशाहत के दौरान वहाँ पे एक प्रेसिडेंट आए थे, एक प्राइम मिनिस्टर आए थे, और उनका नाम था डॉक्टर मुसद्दिक। अच्छा, डॉक्टर मुसद्दिक ने किया क्या था, ये मैं आगे उस तरफ चलूँगा, मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ। डॉक्टर मुसद्दिक ने क्या किया था, उस वक्त जो ऑयल इंडस्ट्री थी ना वो सारी की सारी यूरोपियन कंट्रोल में थी। अच्छा। और उस बाद इंग्लैंड के कंट्रोल में थी, और उसने कहा था कि मैं ऑयल इंडस्ट्री 30% जो है वो प्रॉफिट देता था जो इंग्लैंड है वो ईरान को, और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं देता था, और 30% प्रॉफिट भी वो अपनी कैलकुलेटेड कॉस्ट पे देता था कि मैंने इतना क्रूड ऑयल या मैंने इतना पेट्रोलियम जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है लैंड में से। डॉक्टर मुसद्दिक ने क्या कहा कि डॉक्टर मुसद्दिक ने कहा कि भाई मैं नेशनलाइज करने लगा, और उसने ऑयल इंडस्ट्री सारी की सारी नेशनलाइज कर ली। उस नेशनलाइज करने के बाद फिर उसने कहा था कि वाइट एलिफेंट जो है वो मेरे अगेंस्ट हो गया। वाइट एलिफेंट को लेके आया इंग्लैंड, और उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत को ख़त्म करना ही करना है। और उस वक्त उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन एजेक्स। अच्छा। और उस ऑपरेशन एजेक्स के बाद नो डाउट एड उसी सेम टाइम में तो वो नाकाम रहा था, क्योंकि उन्होंने आर्मी जो थी ईरान की उसको उन्होंने फीड किया और उन्होंने तख्ता उलटने की कोशिश की, लेकिन ठीक थी, उन्होंने उस आर्मी के लोग पकड़ भी, लेकिन ठीक 3 महीने बाद उनको अपनी हुकूमत से जाना पड़ा था। दूसरा ऑपरेशन एजेक्स जो है वो रिसेंट, अभी आप ये कह लें कि 1950 के
बाद अगर देखें तो दूसरा पाकिस्तान में हुआ 2022 में, और अब तीसरा ऑपरेशन एजेक्स इंडिया में वो करने जा रहा है, वो करने की कोशिश कर रहा है। और इससे पहले मैं इंडियन न्यूज़ देख रहा था, 2-3 महीने पहले से एक न्यूज़ चल रही थी कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो छोड़ दें। ये तो आप ये कह लें कि अगर आप लोकसभा में देख लें, इंडियन लोकसभा में देख लें, कि नरेंद्र मोदी के पास एक सिंपल मेजोरिटी तो नहीं, लेकिन 240 सीट्स हैं उसके पास, तो 273 सीट्स रिक्वायर्ड होती हैं उनको सिंगल मेजोरिटी के लिए हुकूमत बनाने के लिए। और उसमें उनके जितनी भी 7 पार्टीज है वो सारी 1-1, 2-2, 3-3 वोट्स की पार्टीज है। तो पर्सनल कॉस्ट में नरेंद्र मोदी को बिल्कुल उसे ये समझ आ गई है कि अगर मैं इसके अगेंस्ट जाता हूँ तो ये कोशिश करेगा, अमेरिका कोशिश करेगा, लेकिन ना इंडियन गवर्नमेंट जो है, क्योंकि बाकी जितने भी कंट्रीज थे, मैं पाकिस्तान का नाम ले लूं या मैं अगर उसका बात कर लूं, पाकिस्तान को तो थोड़ा आप छोड़ दें, ईरान की बात कर लूं, तो उस वक्त अपोजिशन पार्टी जो थी और जो मिलिट्री थी उसने मुकम्मल सपोर्ट किया था इंग्लैंड को और अमेरिका को, तो उसने ऑपरेशन एजेक्स करके डॉक्टर मुसद्दे को गिरा दिया था। लेकिन यहाँ पे अपोजिशन को देख लें, अपोजिशन में सिर्फ राहुल गांधी की पार्टी जो है वो ट्रंप के साथ खड़ी हुई है। उसके अलावा इवन कि ये देख लें कि ये जो ट्रेड वॉर चल रही है, जो टैरिफ इम्पोजिशन चल रही है इंडिया पे, आप ये अपोजिशन पार्टीज जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जा रही हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, और हम ट्रेड रिलेशन जो है वो इंडिया के साथ अगर खराब करेंगे तो इन फ्यूचर हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगी। हमें सर्जिकल सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे सस्ता जो दे रहा है वो इंडिया दे रहा है। लाइफ स्टॉक्स जो है, मीट जो है, सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करता है अमेरिका वो इंडिया से करता है। इंडिया जो है ना बीफ का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। और उसके बाद क्योंकि वहाँ पे इंटरनल आप ये कह लें कि काऊ को ले लें या ऑक्स को ले लें, तो उसकी इंटरनल जो है वो वहाँ पे स्लॉटिंग हाउस नहीं है, वो वहाँ पे नहीं होता। उनका मजहबी आप ये देख सकते हैं कि उनकी एक मजहबी पाबंदी के तौर पर वहाँ पे लगा हुआ है। तो उसके अलावा वीट और राइस जो है वो सबसे ज़्यादा, इंडियन स्पाइसेस, इंडियन टेक्सटाइल जो है वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा अमेरिका इंपोर्ट कर रहा होता है। तो वो अब अपोजिशन, और वो आप देखिए जिस तरह एक ट्रंप को, प्रेसिडेंट को ये नहीं पता कि हम लोग, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो कितना रशिया से इंपोर्ट कर रही है, और इसी तरह उसे ये भी नहीं पता कि हमारी कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो इंडिया से कितना इंपोर्ट कर रही है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि देखिए मेरे मुताबिक 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और वहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कभी नहीं लाया जा सकता, एक सॉफ्ट किस्म की रजीम चेंज करने की कोशिश की जाएगी। ट्रंप या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कोई NGO एक्टिवेट कर दे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अपोजिशन है उसको फंडिंग करना शुरू कर दे, कुछ मीडिया हाउसेज एक्टिवेट कर दे कि नरेंद्र मोदी पे आपने इतराज करना है। लेकिन इस टाइम वो इंडिया के सबसे पॉपुलर लीडर बन चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर से भी बढ़ के जो पंगा यूएस के साथ ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर से नाखुश ऑडियंस थी इंडिया की, वो भी नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त ट्रंप और टैरिफ के ऊपर खड़ी है। और ये बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ इनके एक, नरेंद्र मोदी अगर इस फेस को बेयर कर लेते हैं तो वो अपने हिस्ट्री के सबसे बड़े पॉलिटिशियन होंगे। देखें जो आज नरेंद्र मोदी ने रिस्पॉन्स दिया ना, इस रिस्पॉन्स ने 78 ईयर्स की इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में और पॉलिटिकल लीडरशिप में नरेंद्र मोदी को 24 पे पहुंचा दिया हुआ है। कि इस हिसाब से आज का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को रिस्पॉन्स देना जो है, ये किसी जवाहरलाल नेहरू ने 16 साल हुकूमत के नहीं दिया। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े लीडर थे, और मैं ज़ाती तौर पे नरेंद्र मोदी से ज़्यादा मैं उनका असीर हूँ, और मैं उनका जो है, मैंने उनकी पर्सनली बहुत ज़्यादा स्टडी भी किया हुआ है। लेकिन इस तरह रिस्पॉन्स जो अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं दिया था, जो अभी नरेंद्र मोदी ने दिया है। और पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में लीडर की पॉपुलैरिटी, पाकिस्तान देख ले या इंडिया देख ले, तो क्या होता है कि पाकिस्तान में उसको ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है जो इंडिया के अगेंस्ट जाता है, और इंडिया में उसको सपोर्ट किया जाता है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता है। दोनों के ओरिजिन के खिलाफ, दोनों को आप ये कह लें ट्रेडिशनल राइवल्स हैं। लेकिन अभी जो रिस्पॉन्स जो है नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को दिया ना, तो अभी पाकिस्तान उसमें मैटर ही नहीं कर रहा, या दूसरे बांग्लादेश को देख ले या अफगानिस्तान को देख ले या ईरान को देख ले, वो मैटर नहीं कर रहा कि दुनिया की, विश्व की, जिस तरह इंडिया में देख रहे, विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर जो है उसको उसने अलान ये बात कह दी है कि मैं भाई अपने ना तो किसानों पे, ना मछेरों पे, और ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, अपने बिजनेसमैन के बिजनेस पे और अपनी कॉमन पब्लिक पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आपने जितना टैक्स लगाना है लगा लें। अब 1 अगस्त को लगाना था, पोस्टपोन हुआ, 7 अगस्त को 25% लगना था, 7 से लेकर 8 के दरमियान अब क्या हुआ कि 27 पे चला गया कि हम 50% लगाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, उसकी रीज़न ये कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप यूज़ कर रहा है, कि हो सकता है किसी ना किसी तरीके जो है ये मेरे कैंप में आ जाए। लेकिन इंडिया ने ये अब डिसाइड कर लिया 2025 में कि हम और ये देखें कि अमेरिका के ट्रंप से, आप ये कह लें कि अमेरिका के कैंप से इस वक्त इंडिया निकल सके, और बीजेपी की हुकूमत जो है, या बीजेपी की जब भी गवर्नमेंट जब तक रहेगी, वो अमेरिकन कैंप में नहीं जा सकता। आपने दूसरी बात की है रिजीम चेंज की। रिजीम चेंज में आपके पास 33 सीट्स चाहिए रिजीम चेंज ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन ये है कि मीडिया हाउस, आपकी मीडिया हाउस कभी भी इंडियन नेशनैलिटी या इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगा। और जब उन्हें नज़र आ रहा हो कि
पब्लिक इंटरेस्ट पे एक उनके प्राइम मिनिस्टर ने वो स्टैंड लिया है। आपने इससे पहले ऐसे भी देखे हैं, ऐसी भी पार्टी देखी हैं, जैन संघ को आपने देखा था, उनके प्राइम मिनिस्टर उतरे, लेकिन वो कभी भी जब भी उन पे अमेरिकन या किसी सुपर पावर के रशियन प्रेशर आया तो अपोजिशन पार्टी ने कभी इस तरह की मूव नहीं की। आप नरसिम्हा राव को देख लें, आप वीपी सिंह को देख लें, उसके बाद मनमोहन सिंह की तो सेकंड टर्म में जो है कांग्रेस जो है वो तो होती है, आप ये कह लें कि अमेरिका के साथ ही होती है ना, वो तो अमेरिकन आशीर्वाद से ही हुकूमत में भी आती है। तो इसी तरह आपके पास नरेंद्र मोदी हैं। तो ये 33 सीटें जो है ये वो पार्टीज़ हैं जिनकी इनके साथ कोलैबोरेशन, इन पार्टी के साथ मिलके नीचे स्टेट्स में जो भारतीय जनता पार्टी की कोलैबोरेशन से उन्होंने हुकूमतें बनाई हुई हैं। अगर ये पार्टी यहाँ से निकलती हैं, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ती हैं, तो फिर इनकी स्टेट्स में जो गवर्नमेंट होगी वो गिरेगी, और उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट नहीं करती तो फिर जो है वो उनकी अपोजिट गवर्नमेंट जो आ जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी को लिए बगैर जो है कोई भी सत्ता में जो है स्टेट्स में नहीं आ सकता। तो ये पार्टी छोड़ेगी नहीं। और कांग्रेस के अलावा राजीव गांधी राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के भी बेशतर आप ये कह लें कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो मोदी के साथ खड़े हुए हैं अमेरिका के अगेंस्ट। वो कहते हैं कि आप, तो लोगों का कहना है क्योंकि वो यूएसए में सरकार पलटने के खेल को देख चुके हैं, इसलिए देखना अब ये है कि मोदी जी इस टैरिफ के क्राइसिस को संभाल पाते हैं या फिर यूएसए के खेल का शिकार बन जाएंगे, और भारत में भी क्या रातों रात पाकिस्तान की तरह सरकार पलट जाएगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने ये जो किया है वो पर्सनल ग्रज के चलते, जो भारत पर 50% का टैरिफ उसने लगाया है वो पर्सनल ग्रज के चलते लगाया है। क्योंकि ये तो दिख ही रहा है कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो रशिया के साथ ट्रेड कर रही है, यूएसए भी रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है। ट्रंप ने स्पेशली भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, तो इसको उसकी पर्सनल ग्रज ही कहा जा सकता है। लेकिन भारत झुकने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी हालात में नहीं करेंगे, लेकिन मोदी जी को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। जो ट्रंप है उन्होंने वो टैरिफ के ज़रिए भारत से बहुत सारा पैसा पाना चाहते हैं। और रही बात सरकार के पलटने की, तो देखो इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम हैं, क्योंकि ना तो भारत में कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी है और ना ही राहुल गांधी इतने कैपेबल हैं कि वो ऐसा सब कुछ कर पाएँ। लोकसभा में 243 सीटें बीजेपी की हैं, तो ये सब कुछ करना इजीली पॉसिबल नहीं होगा। और दूसरा, मोदी जी ने सभी कंट्रीज़ के साथ इतने बेटर रिलेशन अपने एस्टेब्लिश किए हुए हैं कि वो सभी मोदी जी के फेवर में ही काम करेंगे। ट्रंप इसलिए भी घबराए हुए हैं कि पहले तो रशिया, चाइना और भारत एक साथ मिल जाएंगे और जो यूएसए है वो साइड लाइन हो जाएगा। और जो ब्रिक करेंसी है और डॉलर है वो फ़िलहाल अपोजिशन में हैं दोनों, और ये भी ट्रंप की इनसिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।